आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है कि हमने मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। सबसे पहले हम उसमें चेक करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका हमारे पास डायगोनल होता है। तो हमें पता है कि जो स्केयर मैट्रिक्स होते हैं उनका हमारे पास डायगोनल होता है, लाइक 1x1, 2x2, 3x3। इस तरह के जो मैट्रिक्स हमारे पास होंगे जिनके नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे, वो स्केयर मैट्रिक्स होते हैं और उनका हमारे पास डायगोनल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने चेक करना है कि क्या उन मैट्रिक्स जो स्केयर मैट्रिक्स हैं हमारे पास, उनका डायगोनल डोमिनेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, ए इज़ इक्वल टू, इसकी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। इसका डायगोनल हमारे पास बनेगा, डायगोनल में वैल्यूज़ जो बनेंगी 3, 4 एंड 6 बनेगी, 3, 4 एंड 6। अब हमने चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। डायगोनल डोमिनेंट ये का मतलब ये है कि जो डायगोनल की पहली वैल्यू है, लेट्स से 3, जो रो 1 में ये 3 वैल्यू है, ये बाकी दोनों जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उस रो में 1 एंड 1, उन दोनों के सम से ग्रेटर देन है या नहीं। उसके लिए क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो फर्स्ट वैल्यू होगी 3 है हमारे पास इस मैट्रिक्स की, वो ग्रेटर देन है क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बाकी जितनी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनके सम से। तो यहाँ पे जो पहली रो है वो डायगोनली डोमिनेंट बता रही है कि वो उसमें जो उसका जो डायगोनल में वैल्यू पड़ी हुई है 3 ग्रेटर देन, क्योंकि 1+1 का सम आता है 2, इसका मतलब है 3 ग्रेटर देन 2 है। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो हमारे पास रो है उसमें भी हमने चेक करना है कि क्या सेकंड रो हमारी डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। उसमें भी सेम यही उसमें भी सेम हमारे पास यही तरीका होगा कि हमने चेक करना है कि क्या जो सेकंड डायगोनल की वैल्यू है 4, वो बाकी दोनों वैल्यूज़ के सम से ग्रेटर देन है या नहीं। तो 4 हमारे पास हम चेक करेंगे ग्रेटर देन है 1+2, इन दोनों के सम आता है हमारे पास 3, इसका मतलब है 4 भी ग्रेटर देन है 3 से। इसी तरह हम थर्ड रो में भी हम चेक करेंगे कि क्या थर्ड रो भी डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स जिसकी तीनों रोज जो हैं वो डोमिनेंट हो, जिनका डायगोनल की वैल्यूज़ डोमिनेंट हो, तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है डायगोनली डोमिनेंट। तो इसका कोड हमने मैटलैब के थ्रू सॉल्व करना है। अब इसके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंगली हम मैटलैब का कोड जनरेट करते जाएंगे। तो हमारे पास कोड हमारा ये चेक कर देगा कि हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम हर उस स्टेप को पहले फॉलो करेंगे और उसी के ही अकॉर्डिंग उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम उसका कोड लिखते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमने एक मैट्रिक्स लिखना है। मैट्रिक्स की यही वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि A 3 1 1, फर्स्ट रो है 3 1 1, सेमी कॉलन है रोज को सेपरेट करने के लिए 1 4 2, सेकेंड रो है हमारे पास, थर्ड रो है हमारे पास 2 2 एंड 6। उसके बाद हमारे पास स्टेप 1, अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स, जितनी रोज होंगी उतनी कॉलम्स भी होंगे हमारे पास, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स है तो हमने रोज एंड कॉलम्स इसके जनरेट कर कैलकुलेट करने हैं। रोज एंड कॉलम्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कमांड है mn, जिसमें हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स लगा के हम mn लिखेंगे, जिसमें क्या हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स हमारे पास सेव हो जाएंगे। किस कमांड के थ्रू? साइज़ ऑफ मैट्रिक्स की, साइज़ की हमारे पास कमांड है। जिस चीज़ का कैलकुलेट करना है साइज़, वो उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। यहाँ तक हम रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया और उसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी आ गए 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आ गए 3, क्योंकि जो हमारे गिवन मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज लूप। हमने एक लूप को इनिशियलाइज़ करना है i इज़ इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, नंबर अप टू नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट स्टेप है हमने क्या करना है, जो जैसे ही हम जो लाइन हम वर्डिंग में लिखी हुई है उसी को ही एज इट इज़ देख के हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। हमने एक लूप इनिशियलाइज़ करना है, फॉर का लूप i इज़ इक्वल टू 1 से कहाँ तक चलाना है, अप टू नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी टोटल कितनी है 3, और वो वैल्यू किस चीज़ में सेव है, m के अंदर। इसका मतलब है हमारा लूप चलेगा 1 से लेके m तक। उसके बाद उसी की ही नेक्स्ट लाइन है, इनिशियलाइज अ वेरिएबल विद ज़ीरो वैल्यू टू स्टोर द सम। अब हमने जब भी सम किसी चीज़ का, अब हमने अगर हम ये रो 1 की एग्जांपल लें, इसमें 3, इसमें 1 और 1, हम इन दोनों जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं इनका हमने सम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक सम का वेरिएबल जो है वो लें और उसको ज़ीरो वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर लें, ताकि वो सम की वैल्यूज़ उसी ही वेरिएबल में स्टोर करते जाए। हमने सम एक वेरिएबल लेना, उसको ज़ीरो से हमने इनिशियलाइज़ कर लिया।
इनिशलाइज करने के बाद हम आ गए हैं अब स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है कि हमने एक और लूप करना है इनिशलाइज, जो जे होगा 1 से लेके अप टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स कि एक जे 1 से लेके उसने कहाँ तक चलना है, आइट्रेट होना है अप टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास मैट्रिक्स में है। तो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है हमारे पास मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब है इसने भी अप टू 3 तक चलना है। इसी का ही कोड, कॉरस्पॉन्डिंग कोड हम मैटलैब में लिख लेंगे फॉर जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन। एन क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। अब हमारे पास लेट से हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो स्टार्टिंग केस में 1 है, 1 होगी, हमारे पास नेक्स्ट लाइन चलेगी मैटलैब में सम 0 हो जाएगा। अब जे ने क्या करना है, जे ने इन दोनों वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करना है, 1 और 1। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट दी सम ऑफ वैल्यूज़ डेट इज़ इन दी रो एक्सेप्ट दी डायगोनल वैल्यू। हमने इस डायगोनल वैल्यू को इग्नोर करना है और बाकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं 1 एंड 1 उनका सम कैलकुलेट करना है। अब ये जो 3 वैल्यू है हमने इसको स्किप करना है। अब इस वैल्यू को स्किप करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम एक कंडीशन लगा लें जब आई और जे की वैल्यू, क्योंकि ये है वैल्यू ए 1,1 की, इसी तरह ये है वैल्यू ए 2,2 की, ये वैल्यू है ए 3,3 की। जब भी आई और जे की वैल्यू इक्वल हो तो तब हमने सम कैलकुलेट नहीं करना उस रो के बाकी एंट्रीज़ का, और जब आई और जे की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हमने उन दोनों वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ उनका सम कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमारे पास इसका मतलब एक कंडीशन आ जाएगी, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ये नॉट इक्वल टू जे का जो सिंबल है वो ये नॉट इक्वल टू एंड उसके बाद इक्वल टू का साइन हमने डालना है, ये डिनोट करता है मैटलैब में नॉट इक्वल टू। जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे हो तो हमने क्या करना है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई कॉमा जे। सम वही जो हमने वेरिएबल लिया हुआ था उसी में ही हमने वैल्यूज़ को सेव कराना है अपनी। सम 0 होगा, 0 प्लस अप टू जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो सेव हो जाएगी। अब इतने कोड को हम रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह की आउटपुट आ रही है। लेट से मैं आई की वैल्यू अभी सिर्फ एक फर्स्ट रो के लिए चलाता हूँ। फर्स्ट रो के लिए चला के मैं चेक करता हूँ कि क्या 1 और 1 ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास सम के अंदर वेरिएबल के अंदर आ रही हैं। तो हम देखें, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारे पास 1 होगी। अब जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चलेगी, जे की वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 होगी। अब हमारे पास आई इज़ नॉट इक्वल टू जे की कंडीशन है, जबकि यहाँ पे तो पहली कंडीशन में आई इज़ इक्वल टू जे हो गया, तो इसका मतलब ये सम वाली लाइन चलेगी नहीं। इसके बाद फिर नेक्स्ट दोबारा जे की वैल्यू अपडेट होगी। जे की वैल्यू जब हमारे पास अपडेट होकर 2 हो जाएगी तो अब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आई की 1 और जे की 2। अब हमने जो अब हमारे पास ये वाला जो लूप है ये इफ़ की जो कंडीशन है ये वर्क करेगी, क्योंकि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे और हमारे पास सम कैलकुलेट हो जाएगा 0 प्लस और ए ऑफ 1,2 की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है 1। इसी तरह जे की वैल्यू इसके बाद हमारे पास 3 होगी, जब जे की वैल्यू 3 होगी तो दोबारा एक और 1 हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सबसे पहले सम इनिशियलाइज हुआ था 0 के साथ, उसके बाद सम में पहली वैल्यू सिर्फ ऐड हुई तो हमारे पास आंसर हो गया 1। उसके बाद सेकंड वैल्यू भी हमारे पास ऐड हुई, आई मैट्रिक्स की जो रो फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू थी, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया है 2। इसका मतलब है यहाँ तक हमारा कोड वर्किंग ठीक कर रहा है। अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना काम, इसको वापस चेंज कर देंगे हम एम तक। स्टेप नंबर 4 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5, अब हमने चेक करना है कि ये चीज़ रह गया कि डायगोनल वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे पास जो हमने सम कैलकुलेट किया है उससे या नहीं। अब हमने हमारे पास क्या कंडीशन लगाएंगे, हम एक और इफ़ एल्स की कंडीशन इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। अगर ए ऑफ आई कॉमा आई, क्योंकि आई हमारा ऐसा लूप है जो पूरी एक रो कंप्लीट करने के बाद अपडेट होता है, इसका मतलब है ए आई कॉमा आई 1,1 अगर ग्रेटर देन है हमारे पास किससे, सम से, तो हमने क्या करना है कि चेक हो गया। अब जब जैसे ये चेक हो जाएगा कि हमारे पास जो डायगोनल वाली वैल्यू है ग्रेटर देन है सम से या नहीं, तो हमने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जो हमें बताएगा क्या क्या ये वैल्यू फर्स्ट जो रो थी वो हमारी चेक होगी है कि क्या उसकी डायगोनल की वैल्यू बाकी जितनी भी एंट्रीज पड़ी हुई हैं उससे ग्रेटर देन है या नहीं। तो हमने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जो
हमें बताते रहेगा। जैसे ही एक रो सेटिस्फाई होगी वो वेरिएबल अपडेट हो जाएगा हमारे पास 1 वैल्यू से। सेकंड रो हमारे पास ठीक होगी, इसका मतलब है वो दोबारा अपडेट हो जाएगा 2 वैल्यू से। इसी तरह ऑनवर्ड्स हमारे पास चलता रहेगा। तो हम उसको इनिशलाइज़ करते हैं। उसको इनिशलाइज़ करने के लिए सबसे पहले उसको ज़ीरो से इनिशलाइज़ करना पड़ेगा। ये सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो से मैंने इनिशलाइज़ कर लिया। अब जैसे ही अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई होती है, पहली जो वैल्यू है डायगोनल की वो बाकी एंट्रीज़ के सम से ग्रेटर देन होती है, तो हमारे पास इस सी वेरिएबल को अपडेट हो जाना चाहिए 1 से, ताकि सी में हमारे पास 1 स्टोर हो जाए और वो हमें इंडिकेट करे कि अगर सी की वैल्यू 1 होगी इट्स मीन के हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो सेटिस्फाई कर रही है डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन। एल्स अगर ये कंडीशन हमारे पास, इन केस हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हमारे प्रोग्राम को क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक यहीं पे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास एंड। अब हमने इसको रन करके चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम कहाँ तक वर्किंग कर रहा है। तो देखें ये इसने सारे सम वैल्यूज़ कैलकुलेट की और कंडीशन चेक किया ना। अब हमने चेक करना है कि क्या अगर अगर ये सी जो वेरिएबल है ये बार बार अपडेट होकर अप टू नंबर ऑफ रोज़ तक पहुंच जाता है। नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 हैं, इसका मतलब है तीनों रोज़ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। अगर ये सी के वेरिएबल में 3 वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक और हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सी इज़ इक्वल टू एम। अगर सी वहाँ तक पहुँच जाता है जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए जो हमें ये बताए कि मैट्रिक्स इज़ डायगोनली डोमिनेंट। और इन केस अगर सी वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ तक नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो हमारे पास एक और मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि मैट्रिक्स इज़ नॉट डायगोनली डोमिनेंट। हमने इफ़ का लूप स्टार्ट किया तो इफ़ को लूप को हमने एंड भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टेप्स हैं। जो नंबर 6 स्टेप ये था कि अगर हमने सी करना है कंटेन्स दी वैल्यू इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज देन द मैट्रिक्स इज डायगोनल डोमिनेंट। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास किस वेरिएबल में सेव है, एन के वेरिएबल में सेव है। अगर सी के वैल्यू उतनी हो जाती है तो इसका मतलब है मैट्रिक्स हमारा डायगोनल डोमिनेंट। इसको मैट्रिक्स को इस कोड को हम रन करके चेक करते हैं। इस कोड को रन करके चेक करें तो हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट बता रहा है कि हमारा जो मैट्रिक्स है डायगोनली डोमिनेंट है। क्यों, हमें देखने से भी नज़र आ रहा है कि हमने जो मैट्रिक्स अपना लिया है वो एक्चुअली डायगोनली डोमिनेंट ही है। अब हम लेट से मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज करते हैं और अब हम इसको ऐसा बनाते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट ना हो। लेट से हमने सेकंड वैल्यू उसकी रिप्लेस कर दी 1 के बजाय 10 से। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। अब हमारा मैट्रिक्स को डायगोनली डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमें बताएगा फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट की ही फर्स्ट रो में के चेक के बाद ही ये हमारा जो लूप है वहाँ से जो प्रोग्राम है वहाँ यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमें डिस्प्ले कर देगा मैसेज कि मैट्रिक्स जो है वो हमारा डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। अगर जो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 5 रोज़ हैं, 5 की 5 रोज़ हमारे पास डोमिनेंट होगा उनका डायगोनल। 5 की 5 रोज़ की जो डायगोनल की वैल्यू है वो डोमिनेंट होगी बाकी एंट्रीज़ के सम से। तो ओवरऑल हमारा मैट्रिक्स तब डायगोनली डोमिनेंट होगा। इस डायगोनली डोमिनेंट के कोड को हम फर्दर यूज़ करेंगे। अब हमने जो हम नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड्स में, क्योंकि उनके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि आइट्रेशंस के लिए कि जो हमारा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए।